नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग सर्वप्रथम ये जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है उसका जो राष्ट्रवाद और भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, वह देश भारत के लिए कितना कपटपूर्ण है, कितना छलपूर्ण है और धोखा भरा हुआ है और आडंबरपूर्ण है और पाखंड है। इसके विषय में कुछ एपिसोडों के जरिए ये बताने की कोशिश की गई थी और आगे भी इसको विस्तार से और विधिवत और विस्तार से बताया जाएगा जैसे जैसे जब भी इसके अवसर आएंगे। कुछ इनके और यानी छल करने वाले इनके गतिविधियों पर प्रकाश डाला जाएगा इस एपिसोड में। आप सभी लोग देखते होंगे कि मोदी जी या उनके और भी लोग जनसभाओं में दो नारे जरूर लगवाते हैं, भारत माता की जय। और भारत माता की जय बहुत जरूरी है, कोई बात नहीं है। और हमारी ये मातृभूमि भारत माता ही है, लेकिन यह उनको भी जानना चाहिए कि भारत माता की संतान भारतीय होंगे। वो किसी पंथ से बधे नहीं होंगे। भारत माता की संतान जो है वो भारतीय होंगे। यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और मोदी जी को अच्छी तरह जो है जानना चाहिए। अब देखिए, भारत माता की जय कहलवाते हैं और कभी भी मोदी जी अपने संबोधन में ये कभी नहीं कहते हैं कि हमारे भारतीय भाई बहनों। भारतीय शब्द उनसे निकलता ही नहीं है। ये सबसे बड़ा पाखंड। जरा देखिए, भारत माता की जय कहेंगे, लेकिन भारत माता की जय बिल्कुल स्वाभाविक चीज़ है और जय न भी कहें तो मेरे लिए भारत माता है, ये हमारी मातृभूमि जो है ये भारत ही है। और लेकिन इसके बाद जो है वो मोदी जी को भी जानना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी जानना चाहिए कि इस भारत माता की संतान भारतीय हैं। उनके अलग अलग विश्वास हो सकते हैं, अलग अलग विश्वासों के अनुयायी या पालन करने वाले हो सकते हैं, चाहे वो हिंदू सनातन के हों, चाहे वो इस्लाम के हों, चाहे वो ईसाई के हों, चाहे वो सिख पंथ के हों या किसी इसी प्रकार अन्य पंथ के हों, लेकिन सब लोग भारतीय हैं। तो भारत माता की जय के आगे
कोई भी इनकी गतिविधि जो है वो नहीं दिखती है कि भारतीयता की बात करते हों। इनके सिपह सालार हमारे भारतीय भाई बहनों के बीच में, अब विशेषकर हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में, सिर्फ वही पंथ विशेष वो हिंदुत्व की बात करेंगे, भारतीयता की बात ये कभी नहीं करते। जनसभाओं में वो भारत माता की जय कहलाएंगे। और एक बात और स्पष्ट करना बहुत जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, श्री मोदी के लिए और हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों के लिए, हिंदू सनातन का या इस प्रकार इस्लाम का और ईसाई पंथ का या सिख पंथ या किसी और पंथ का भारतीयता से कुछ भी लेना देना नहीं है। या ये इस तरह का भी तर्क देने की कोशिश करते हैं कि साहब जो हिंदुत्व है वही भारतीयता है। इस झांसे में हमारे कोई भी भारतीय भाई बहन इनके इस कपटपूर्ण तर्क के झांसे में हमारा कोई भी आदरणीय भारतीय भाई बहन हरगिज न आए। भारतीयता एक ऐसी अवधारणा है कि इसमें जो निवास करने वाले और अपनी इस मातृभूमि को अपनी मिट्टी मानने वाले, अपनी भारत माता मानने वाले, और ये भी उनकी मान्यता है कि हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में खप जाएंगे, दफन हो जाएंगे। इसलिए मेरे लिए भारतवर्ष, ये भारत की मिट्टी सर्वोच्च है। यह ख्याल जो है सभी भारतीयों के मस्तिष्क में होनी चाहिए और यही अवधारणा ही जो है भारतीयता है। कोई किसी का पांथिक विश्वास हो सकता है, हिंदू सनातन का, ईसाई का, सिख का, इस्लाम का और कोई, लेकिन ये जो अवधारणा है कि हम इसी भारत भूमि के संतान हैं, इसी में हमने जन्म लिया है और इसी मिट्टी में हमको दफन होना है और इसी के लिए जीना है और इसी के लिए मरना है, ये अवधारणा ही भारतीयता है। और इसका किसी भी पंथ या विश्वास से कुछ भी मतलब नहीं है और कुछ भी लेना देना नहीं है। इतनी छोटी सी बात, इतनी मोटी सी बात सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए, मोदी जी के लिए जानना आवश्यक है। और इसके साथ साथ हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से ये भी जान लें, इसलिए कि ये भ्रम बहुत फैलाते हैं। अच्छा, एक बात और बता दें, जो भारतीय जनता पार्टी के विषय में भारतीय अवमता के दल बता रहा है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी से बेहतर जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस है या वामदल वाले और भी हैं। यह भारतीय जनता पार्टी जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस या वामदलों से फार बेटर है, बहुत बेहतर है। इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? कि ये तो गद्दार हैं सब। जीएनपीसी इस देश की दुश्मन है, वामदल इस देश के दुश्मन है। लेकिन दुख इस बात का है, और यही इस देश के लिए का दुखड़ा है कि बीजेपी अपने को राष्ट्रवादी कहती है और इस सारे देश के दुश्मनों को पाल भी रही है, उनकी रक्षा भी कर रही है, उनके आगे घुटने भी टेक रही है, सिर्फ वोट के लिए कि इन्हीं को दिखाकर अपने पक्ष में वोट का माहौल बनाएंगे। ये गद्दारी है भारतीय जनता पार्टी की। अन्यथा उन गद्दारों से तो बेहतर है ही। लेकिन जो और इसकी जो खुराफात है
वो भारतीयता के विरुद्ध है। इसलिए यह भी भारत देश के लिए अमान्य है, कबूल नहीं है। जब भी ये वीडियो जारी होता है सभी लोग देखते हैं, और जो मुख्य धारा की जो दल है भारतीय जनता पार्टी, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस, जिसको कि आप लोग भ्रम या भूल या गलती से कांग्रेस कहते हैं, उसके लोग भी देखते हैं, वामदल वाले भी देखते हैं, और भी पार्टियां इसको देखती हैं। तो अक्सर ये जैसा कि बताया गया है कि ये जेएनपीसी के लोग तो सिर्फ कोई तार्किक बात नहीं, आज तक वो नहीं रख पाया इस पर। मतलब कि भारतीय वाम ताकत दल जो भारतीयता की जो मुहिम चला रहा है, अभी फिलहाल यूट्यूब के संदेश के माध्यम से उसके जवाब में एक भी तार्किक बात, एक भी तार्किक शब्द या अल्फाज जेएनपीसी के लोगों ने आज तक नहीं दिया है। सिर्फ धमकी, और वो भी धमकी, वो भी जो है गुंडे और माफियाओं के लहजे में और उनकी भाषा में, उनके शब्दों में। तो यह भी देश को जानना बहुत जरूरी है कि यह पार्टी जो है देश के लिए अभिशाप तो है ही, देश को बांटने वाली भी है, दंगा कराने वाली भी है, देश को लूटने वाली भी है, शातिर अपराधियों का जो गिरोह भी है, और माफियाओं और गुंडों का, कुछ अपवादों को छोड़ करके, कुछ अपवादों को छोड़कर गुंडों और माफियाओं का भी गिरोह है। तो इसलिए अभी भी कुछ लोग इसको वोट कर रहे हैं ना, इसकी सरकारें हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, और यहाँ भी कोलिशन गवर्नमेंट है महाराष्ट्र में, वही कोलिशन माने संयुक्त सरकार, मिलीजुली सरकार। तो मिलीजुली सरकार इस जेएनपीसी की महाराष्ट्र में भी है और झारखंड में भी है, लेकिन 3 प्रदेशों में तो है ही, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़, और दो में इसकी जो है संयुक्त सरकार, मिलीजुली या कोलिशन गवर्नमेंट है इसकी। तो लोग अभी भी वोट कर रहे हैं ना। ये सबको जानना चाहिए कि यह देश की हर तरह से, किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी एंगल से और किसी भी वेंटेज पॉइंट से, यह देश के लिए बहुत बड़ी अभिशाप है। तो उसके नमूने के रूप में बताया गया ना कि भाई कि, और सबके साथ छल किया। ये भारतीय जनता पार्टी वाले बात उड़ाते हैं ना कि ये मुस्लिम को जो तुष्टीकरण की असलियत क्या है कि ये तो बोलते हैं तुष्टीकरण। इसने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल जरूर किया, डरा के, धमका के, अफवाह और झूठ के द्वारा, लेकिन किन हालातों में रखा, वो इसी जेएनपीसी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड या गठित जो है सचर कमेटी ने वो सब कुछ यानी खोल दिया देश के आगे, और इनको अच्छा सा आईना भी दिखा दिया जेएनपीसी वालों को कि जिनसे तुमने वोट लिया उसको तुमने सबसे अधिक गरीब, सबसे अधिक अशिक्षित, सबसे अधिक बेरोजगार और बदतर हालत में रखा। और सचर कमेटी ने कहा कि कहीं कहीं तो इनकी हालत शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, जिसको अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात से भी बदतर है। ये व्यवहार इनका है। और जैसा कि कई अवसरों पर बताया गया है इसी एपिसोड के माध्यम से, जिसके नेता लोग कहें कि यदि ये मुसलमान गटर में रहना चाहे तो रहें, इनको गटर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। ये उनकी आंतरिक भावना रही है जिससे ये वोट लेते रहे, और जिसके विषय में भारतीय जनता पार्टी वाले तुष्टीकरण वो बोलते रहे। और इसी जेएनपीसी के जो नेता
जो कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से आते हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। ये वो भी को बोलते हैं, बात सही है। विभाजन के समय तो 25 से 30 लाख लोगों ने जान गंवाई हमारे भारतीय भाई बहनों ने। उसके बाद कम से कम 7 से लेकर 8 साल तक छोटे बड़े जो है सांप्रदायिक दंगे हुए, तो उसमें सबके खून बहे। हमारे जो है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के भी और इस्लाम आस्था वाले जो है भारतीय भाई बहनों के भी। तो ये सब जानते हैं। और इस जेएनपीसी ने इस समाज को छिन्न भिन्न करने की यानी कोई कसर नहीं रखी। सत्ता में जब आती है तो बस यही कि किस तरह से वोट बटोरे और किस तरह से इस देश को लूटें, बस यही रहता है। लेकिन ये चीज हर एक भारतीय भाई बहन को अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि अभी भी इसको किसी न किसी प्रकार से समर्थन मिल रहा है। और वो जो राहुल गांधी है अभी भी झूठ पर झूठ अफवाह वो बोलता चला जा रहा है। लेकिन ये सारी बातें मोदी जी के संरक्षण में चल रही है, मोदी जी के तत्वाधान में चल रही हैं, मोदी जी के पैट्रोनेज में चल रही हैं और मोदी जी के इनडायरेक्टली सपोर्ट में चल रही हैं। तभी तो बोल रहा है ना, तभी तो वो इतना झूठ बोलने वाला अब देश का गद्दार की बात टीवी चैनल वाले भी दिखाते हैं। इस तरह दिखाते हैं कि टीवी चैनल वालों के दिमाग में वह गद्दार नहीं दिखता है। ये बार बार बात घूम के यही आती है, ये टीवी चैनल वाले भी इस देश के बहुत बड़े गद्दार हैं, देश के दुश्मन हैं। तो जब भी ये YouTube जो भारतीय अवाम ताकत दल जारी करता है, तो इसको सभी जो मुख्य धारा के दल या पार्टियां उसको देखती हैं। और ये भारतीय जनता ये चरित्र तो रहा, यानी जो YouTube का के माध्यम से जो भारतीयता और भारतीय एकता, भारतीय भाईचारा, भारतीय सद्भाव के विषय में जो मुहिम चला रहा है भारतीय अवाम ताकत दल, उसके विषय में यह रवैया है जेएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस का। यह इस तथ्य को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको जाने। भारतीय जनता पार्टी के जो आते हैं वो सिखाए पढ़ाए छूट भइए, तो वो तरह तरह के रंगों में बात करते हैं। कभी वो भी धमकी देते हैं और कभी जो है अलग अलग से तर्क। और एक तर्क उनका ये बराबर रहता है कि भारतीय अवाम ताकत दल यदि आ गया, सत्ता में आ गया, तो हिंदुत्व का क्या होगा। और कल या परसों की खबर यह है कि ये तर्क प्रस्तुत कर रहे थे कि हमने तो इसका इंतजाम कर लिया है और हम जो है ये हम पूरा ये प्रसारित हम कर देंगे कि यदि ये भारतीय अवाम ताकत दल सत्ता में आया तो हिंदुत्व जो है वो समाप्त हो जाएगा। ये इसी तरह की मानसिकता पालते हैं और इसी तरह के दुष्प्रचार पर जो है अपनी रणनीति बनाते हैं। इसी से समझ लिया देश को और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, हमारे आदरणीय देशवासियों को समझना जरूरी है कि यही इनकी फितरत है कि इसी तरह के दुष्प्रचार पर ही इनकी घटिया किस्म की स्वार्थ नीति या राजनीति टिकी है, उसी पर आधारित है। तो इस संबंध में मैं विशेष करके भारतीय जनता पार्टी और श्री मोदी जी और उनके जितने भी सभा सालार हैं उनको अच्छी तरह जानना चाहिए कि यदि देश ये सुरक्षित रहेगा भारत, तो इसमें सभी आस्था के लोग सुरक्षित रहेंगे। तो चिंता करिए भारत की, चिंता करिए भारत की।
एक तो इसने इस भारत को खतरे में डाल करके, ये जीएनपीसी वालों ने इस भारत को इंडिया बनाना चाहा। इंडिया तो समझते हैं, इंडिया माने जिसमें वो तिकड़मियों का, भ्रष्टाचारियों का और झूठ बोलने वालों का और घटिया किस्म के जो है स्वार्थी लोगों का बोलबाला हो। इस तरह का इंडिया बनाने की ये बराबर कोशिश करते रहे हैं जीएनपीसी के लोग, गांधी नेहरू परिवार, चांदा चौकड़ी काकस के लोग। लेकिन ये भारत है जिसमें भारतीयता को महत्व मिलना है और सभी लोग भारतीय हैं। इस तरह के वातावरण की आवश्यकता है। तो उसी भारतीयता को और भारत को पुनर्जीवित करने के लिए और उसको ताकत देने के लिए ये भारतीय आवाम ताकत दल ये मुहिम चला रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, श्री मोदी जी ये समझें कि यदि भारत सुरक्षित रहेगा तो सभी आस्था के लोग वो सुरक्षित रहेंगे। एक बात और भी गांठ बांध कर समझ लें कि हिंदुत्व के वो प्रतिनिधि नहीं है, और ये जो प्रतिनिधि हैं तो घोषणा ही करते हैं। मोदी जी में हिम्मत है कि सिर्फ वो हिंदुत्व के प्रतिनिधि हैं। मोदी जी में शायद ये हिम्मत नहीं होगी, लेकिन अंदर खाने में ये प्रचार है कि भाई ये हिंदुत्व की रक्षा करनी है तो मोदी जी को लाइए। ये दोहरी और दोगली रणनीति पर ये चल रहे हैं। जिस मोदी जी की हिम्मत नहीं है कि ये कहते हैं सार्वजनिक रूप से कि को सिर्फ वो हिंदुओं के प्रतिनिधि हैं, अंदर खाने में यह दुष्प्रचार है कि यदि हिंदुत्व की रक्षा करनी है तो मोदी जी को लाइए। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी कोई हिंदुत्व की प्रतिनिधि हो नहीं सकती और वो उसकी जागीर भी नहीं है। हिंदू समाज वो जमाने से है। सनातन धर्म हमारा शाश्वत है। आज उस हिंदू सनातन जो शाश्वत विश्वास है उसका तकाजा है कि वो पूरी ताकत लगाए कि अपना भारत राष्ट्र जो है किस प्रकार से मजबूत हो और पूरी दुनिया में जो है वो सिरमौर बने। और तभी हो सकता है कि कम से कम विशेषकर चूंकि इसके माने इनकी तादाद ज़्यादा है। हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की समाज की तादाद ज़्यादा है, इसलिए उनका ये कर्तव्य बनता है कि ऐसा माहौल लाएं कि सब लोग साथ में हों, एक साथ में हों, वो किसी भी विश्वास के हों। तभी ये भारत राष्ट्र मजबूत होगा, अपनी काबिलियत निखारेगा और अपनी काबिलियत के बल पर अपने देशवासियों को भी सुखी रखेगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा और विश्व में हर तरह से आर्थिक शक्ति के रूप में, सैन्य शक्ति के रूप में, राजनीतिक शक्ति के रूप में वो सिरमौर बनेगा विश्व का। लेकिन जिस तरह की घटिया नीति ये चला रहे हैं विभाजनकारी ये बीजेपी वाले, ये भारतीयता की जड़ खोद रहे हैं। तो ये उनको समझना बहुत जरूरी है कि भारत राष्ट्र की सुरक्षा की सोचें, बाकी चीजें अपने आप सुरक्षित स्वतः जो है हो जाएंगी। तो इस तरह इसलिए वो हिंदुत्व की बात, और उसी प्रकार इधर भी पागल हैं, इधर भी इस्लाम और कोई सिखाते होंगे कुछ तत्व जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में कुछ ऐसे भी तत्व हैं। इस्लाम की सुरक्षा पहले वो असदुद्दीन वैसे गिरोह सब क्या करते हैं, सिर्फ मुस्लिम ऐसे सब हैं। पागल भी हैं, दुष्ट भी हैं और समाज विरोधी भी हैं। लेकिन वो एक दूसरे की देखा देखी, यही तो है भारतीयता का तकाजा है कि इस तरह के सारे तत्वों को और उनकी गतिविधि को और उनकी प्रवृत्तियों को
कुचलने की आवश्यकता है, तभी तो भारतीयता आएगी। तो यह जो है उनको स्पष्ट रूप से जानना चाहिए और सभी को जानना चाहिए। कल कुछ इस बात पर चर्चा हो रही थी कि कल के एपिसोड में कि किस तरह की सेवा, किस तरह की खिदमत, किस तरह की प्रतिष्ठा, किस तरह की इज्जत भारतीय जनता दल अपने भारतीय भाई बहनों को देने की सोच रहा है, उसके मन में योजना है। और जब भी वक्त आएगा, मौका आएगा, उसके हाथ में सत्ता का उपकरण अपने भारतीय भाई बहनों के आशीर्वाद से आएगा, तो वैसा वो करके दिखाएगा। कुछ एक उसका एक रूपरेखा, आउटलाइन या उसका नमूना बताने की वो कोशिश कर रहा था। एक विषय और भी है, देखिए सारी चीज़ें मैं इसको कई बार कह चुका हूँ कि सारी बातें यूट्यूब के माध्यम से स्पष्ट करना मुमकिन नहीं होता, संभव नहीं होता, लेकिन कुछ का एक नमूना, एक खाका, एक आउटलाइन दिया जा सकता है। तो आउटलाइन के ही रूप में, एक खाका और रूपरेखा के रूप में एक विषय बहुत गंभीर है कि राजनीति के क्षेत्र में अवांछित तत्वों का बोलबाला है। ये सभी लोग मानते हैं। कितने लोग कहते हैं कि साहब ये तो गंदा नाला है, इसमें हम क्यों जाएं, इसमें जाएंगे तो फंस जाएंगे। हालांकि ये सभी को जानना चाहिए कि वो गंदा नाला घूम घुमा के सर पर ही दौड़ता है। तो इस गंदे नाले को साफ करने की जिम्मेदारी सबकी है, ऐसी बात नहीं है। डरने से नहीं होगा, भागने से नहीं होगा। तो यह भी तर्क वो सही नहीं है, लेकिन गंदा नाला तो है। अब इस क्षेत्र में जिसके पास वो अपरंपार पैसा हो, अपरंपार जो है बाहुबल हो, माने अपरंपार में धन बल हो और बाहुबल हो, और भी दुर्गुण संपन्न हो, वो छली हो, वो कपटी हो, जनता से झूठ बोलता हो, जनता को धोखा देता हो, भ्रष्टाचारी हो, अपराधी हो, ये भी सारे दुर्गुण लिए हुए ऐसे तत्व। अब कुछ अपवादों को छोड़कर, कुछ अपवाद होंगे, ऐसे लोगों का इस क्षेत्र में वर्चस्व है, डोमिनेंस है, बोलबाला है। और यही लोग यदि शासन व्यवस्था में आते हैं तो यह देश को क्या देंगे, हमारी आदरणीय भारतीय आवाम को क्या देंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। तो इसके विषय में भी भारतीय जनता दल गंभीर ही नहीं, इसके बाद समाधान भी है, और एक बहुत उचित समाधान है कि इस क्षेत्र से ऐसे तत्वों को बाहर करना है, ताकि हम थोड़े, यदि माहौल यदि इस तरह से बन जाए जो कि अभी बताया गया है, तो हमसे भी बेहतर लोग हैं, लोग आएंगे इस क्षेत्र में। माहौल तो ठीक हो, हमारे बच्चे आएंगे और लोग भी आएंगे, लेकिन माहौल ऐसा होना चाहिए कि जिसके बाद धन बल न भी हो, बाहुबल न भी हो, और सच्चे रूप में अपनी आवाम की खिदमत करना चाहता है, देश को एक वो रखना चाहता है। और कम से कम ये गंदगी कि हम बंगाल की बेटी हैं, वो हिंदू लोग जो है बीजेपी को वोट दें, मुस्लिम लोग जो है वो टीएमसी को वोट दें, मुस्लिम लोग जो है वो जो है ये जेएनपीसी को वोट दें, इस गंदगी से दूर देखिए। और ये टीवी मैंने देखने वाली बड़े आश्चर्य दुख की बात है, यह टीवी चैनल वालों को, उनके पत्रकारों को, उनके एंकरों को, उनके संवाददाताओं को यह बुराई भी नहीं लगती जब बोलते हैं कि हम जो है मुस्लिम वोटर के पास गए। बार बार उनको भारतीय जनता दल कर रहा है, भाई वो मुस्लिम नहीं है, वो भारतीय हैं, वो हिंदू नहीं है, वो भारतीय हैं। बार बार वही गलती करते हैं। इसलिए ये जो मीडिया वर्ग है, खास करके टीवी चैनल जो कुनबा है, यह देश का बहुत बड़ा शत्रु है, भारतीयता का शत्रु है, भारतवर्ष का शत्रु है। ये उसके सभी एंकर,
संवाददाता और जो है पत्रकार। और वैसे भी पहचाने की हो कि जो भी हिंदू मुस्लिम करता है वह इस भारतवर्ष का शत्रु है। शत्रुओं के लिए यानी कोई जगह नहीं है। तो ऐसे वातावरण की जरूरत है कि जिसमें इसकी कोई गुंजाइश ना हो, इसके लिए कोई स्थान ना हो कि हम बंगाल की बेटी हैं और ये बाहरी है और मैं यहाँ का हूँ। पूरा देश एक है, कोई भी बाहरी और कोई भी अंदर का नहीं, सब लोग यहीं के हैं। जैसा कि बताया गया कि यदि ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू न होता और भाषा के आधार पर प्रांत न बनाता तो आज पश्चिम बंगाल का नाम नहीं होता कि पश्चिम बंगाल है। यदि प्रशासनिक और जो है और शासनिक सुविधा के अनुसार जो है ये क्षेत्र बटे होते तो पश्चिम बंगाल का नाम भी नहीं होता। तब ऐसी घटिया सोच की समाज विरोधी, इस देश विरोधी ममता बनर्जी की जबान भी नहीं खुलती कि मैं बंगाल की बेटी। और उसके डाउन द लाइन और नीचे शुभेंदु अधिकारी बोलता है कि मैं यहाँ का असली तो मैं हूँ और वो जो ममता बनर्जी बाहरी है। तो खंडित जो मानसिकता है उसका कोई अंत नहीं है। तो इस तरह के सारे तत्वों का बिल्कुल इस तरह के सारे तत्वों की गैर मौजूदगी, एब्सेंस होती और होना चाहिए। तो इसलिए इस जो राजनीति के क्षेत्र में और ये जिस तरह की बात करते हैं, यह राजनीति है भी नहीं, ये घटिया किस्म की सबसे निम्न दर्जे की ये स्वार्थ नीति है, निस्वार्थ को साधने वाली। उसका जिसका इन स्वार्थियों ने नाम दे रखा राजनीति, राजनीति नहीं है। तो इस क्षेत्र को भी सुधारने की जरूरत है। तो इसके विषय में ज़्यादा भारतीय जनता दल वो नहीं बताएगा, लेकिन मोटा मोटी बताने के लिए कि खास करके देखिए ये राजनीतिक दल जो इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार जब करते हैं, जबकि वो सत्ता में पहुंचते हैं और सत्ता की मशीनरी का और उसके सिस्टम का दुरुपयोग करके जब इतने बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार करते हैं और इस देश को लूटते हैं, उसके पीछे बस एक ही कारण रहता है कि ये लूटे हुए पैसे का चुनाव जीतने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। यानी पैसा जो है वो खुलेआम उसका इस्तेमाल करके बांटते हैं। तो मान लीजिए कि ऐसी व्यवस्था हो जाए कि इनके लूटे हुए पैसे का, लूटे हुए धन का एक भी पैसे का इस चुनाव में इस्तेमाल ना होने पाए, तो इनको भी सोचना पड़ेगा कि जब इनके लूटे हुए पैसे का चुनाव के जीतने में कोई इस्तेमाल हो ही नहीं पाएगा, तो हम क्यों लूटें। और सिर्फ जो है वो खाने कमाने के लिए तो थोड़ा धन वो काफ़ी उनके लिए है, लेकिन सिर्फ चुनाव को जीतने के लिए चुनाव में जो है वही काला धन, वही लूटा हुआ धन को जो है वो पानी तरफ बहता है। और यदि वो रोक दिया जाए तो राजनीतिक भ्रष्टाचार पर भी काफ़ी नियंत्रण या काबू उस पर पाया जा सकता है। तो उसके लिए एक व्यवस्था है, उसका नाम है स्टेट फंडिंग, यानी राज्य की ओर से खर्चा जो भी व्यय है, मतलब कि सरकार की ओर से ही जो है जितने कैंडिडेट हैं उनके प्रचार का भी, उनके जो गाड़ी घोड़ा का भी, उनके जो गाड़ियों का जो ईंधन है, फ्यूल है, डीजल पेट्रोल, उसकी व्यवस्था भी, मंच की भी व्यवस्था, सारी व्यवस्था जो सरकार की ओर से है। अब सवाल कोई कर सकता है कि साहब किसी क्षेत्र में तो 100 कैंडिडेट होते हैं, तो कैसे संभव होगा। तो सभी 100 की व्यवस्था नहीं करनी है।
वो जितने भी कैंडिडेट देखे होंगे, जो मान ली 100 हैं 200 है, तो किसी के समर्थन में 100 होंगे, किसी के समर्थन में 100 होंगे, किसी के 10 होंगे, किसी 20 होंगे, किसी के 1000 होंगे, तो सबके लिए नहीं। तो उसमें क्या उसमें क्या व्यवस्था होती है कि कई राउंड में, कई चक्र में जो है वो चुनाव होता है। और वो चुनाव को कोई विधिवत नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक वाला द्वारा, मोबाइल है जो भी है। माने ये मैं चुनाव आयोग नहीं हूँ, लेकिन ऐसी व्यवस्था कराई जा सकती है चुनाव आयोग के द्वारा। जब ये सत्ता का उपकरण भारतीय जनता के दल के हाथों में होगा तो इस तरह की व्यवस्था वो जरूर करेगा। बस ये बताने की कोशिश है। तो वो कई राउंड में वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है पॉसिबल है। तो फर्स्ट राउंड में मान लीजिए फर्स्ट राउंड हुआ, तो फर्स्ट राउंड में जो टॉप 10 ऊपर से 10 मानी जिनको सबसे अधिक मत मिला है वो 10 लोग, और फिर उन 10 लोगों को, उनको जो भी मैंने सरकार का मीडिया है, टेलीविज़न है, और भी है रेडियो है, और भी मंच है, वो अपनी बात कहें जनता की बात। जनता के पास पहुंचेगा, टेलीविज़न है, मोबाइल है, उसमें उनकी बात जाएगी, और उन बातों को जनता देखे। देखने के बाद फिर उन 10 में फिर जो है वो दूसरा चक्र की वोटिंग हो, और उसमें ऊपर से 2 जिनको सबसे अधिक मत मिला हुआ है, ऊपर से 2, बाकी 8 बार हो जाएंगे। तो इन्हीं दो के लिए जो है स्टेट फंडिंग होगी। मतलब जो भी प्रचार का खर्चा और जो भी गाड़ी घोड़ा खर्चा सब उठाएगी सरकार। और वो खर्चा बहुत कम पड़ेगा, और स्टेट की ओर से कि भाई गाड़ी आपको मिल गई, पेट्रोल डीजल मिल गया, मंच मिल गया, मंच सरकार की ओर से रहेगा, जो भी आपको कहना है कहिए, और वो निपट गया। लेकिन इसके साथ एक भी पैसा कैंडिडेट के द्वारा खर्च नहीं किया जाना चाहिए, एक भी पैसा पार्टी की ओर से खर्च नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा पाया गया कि कैंडिडेट के द्वारा एक भी पैसा इसमें लगा है, या उसकी पार्टी के द्वारा लगा है, या किसी के द्वारा लगा है, तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत जो है खारिज हो जाएगी। यदि वो जीत गया है तो उसकी सदस्यता तुरंत खारिज हो जाएगी। यदि कोई राजनीतिक दल का पैसा उसमें लगा है और ऐसा पाया गया, तो उस राजनीतिक दल की मान्यता भी समाप्त हो जाएगी। इस तरह की व्यवस्था बिल्कुल सख्ती के रूप में लागू किया जाएगा भारतीय जनता के दल की व्यवस्था के अनुसार। तो ये अपने आप जो है उस मैदान से मैंने कि उसमें पैसा लगाना है कैंडिडेट के द्वारा, यानी मतलब कि उम्मीदवार के द्वारा या राजनीतिक दल द्वारा, यह इस तरह की प्रथा ही बंद हो जाएगी। अब जरा सोचिए, यदि इस तरह का मैंने सिस्टम रहेगा, इस तरह का परिदृश्य या नज़ारा रहेगा, तो इसके कितने सुखद परिणाम होंगे आप लोगों को अंदाज है। ये जितने भी धंधेबाज हैं, यानी पैसा लगाते हैं चुनाव जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए, और सत्ता के द्वारा फिर देश को लूटते हैं। तो सत्ता के द्वारा लूटे हुए धन से फिर सत्ता पर काबिज होना, ये इनका एक चक्र है। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। तो ऐसे धंधेबाज बिल्कुल मैदान से साफ हो जाएंगे, भाग जाएंगे। सोचेंगे भाई कि जब उनका इस तरह का बिजनेस ही बंद हो गया, तो वो इस क्षेत्र में क्यों आएंगे। तो इस क्षेत्र से ये राहुल, सोनिया, प्रियंका, ये वाम दल वाले, मोदी और बीजेपी वाले सब भाग जाएंगे इस क्षेत्र से। इस क्षेत्र में वही आएंगे जिनको सच्चे रूप में
देश की खिदमत करनी है, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी धंधे के। तो विस्तार से और ये बताया जाएगा। तो स्टेट फंडिंग के द्वारा जो है इस राजनीतिक क्षेत्र और जो चुनाव का जो क्षेत्र है, इसकी कंप्लीट क्लींसिंग, सफाई की बात सोचता है भारतीय जनता दल, ताकि हम ही सबसे अच्छे नहीं हैं, हमसे भी अच्छे लोग हैं। आगे आने वाले जो बच्चे हैं, हमारी पीढ़ी है, वो और अच्छी होगी, लेकिन माहौल ठीक करने की आवश्यकता है। तो ऐसा इस तरह से कुछ मोटा मोटी बाई एंड लार्ज लगभग एक परिदृश्य नमूना ये भारतीय जनता दल बता रहा। और जो भ्रष्टाचार जो लोगों की रगों में घुसा हुआ है, लोगों की आदतों में घुसा हुआ है, उसको भी दूर करने का इसके बाद जो है समुचित योजना है, कार्य योजना है, और उसको लागू करके आदत जो है वो आदत जो है वो उसकी आदत जो है वो छोड़वा देगा। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, इसके लिए वक्त लगेगा। और इसके दौरान जो जैसा कि कई बार और एपिसोडों के जरिए बताया गया है कि शासन प्रशासन का जो मॉडल है, जो उसकी शैली है, वही है जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो कहा था। वैसे उन्होंने तानाशाही भी कहा था खुले रूप में। तो खैर, चूंकि ये लोकतंत्री माहौल है, तानाशाही तो संभव नहीं है, लेकिन उसी के स्तर का सख्ती, और सख्ती की सबसे बड़ी ताकत होती है निष्पक्षता। यह सख्ती है और उसमें पक्षपात है तो वो जहर हो गया। सख्ती के साथ निष्पक्षता और प्रभावी, और फिर नियम पालन और कानून पालन, इसी के द्वारा। और इसी के साथ साथ भारतीय जनता दल, हमारे जो आदरणीय सम्राट है औरंगजेब, उनकी भी जो शासन पद्धति है, उससे भी ये प्रेरणा लेता है। तो इस तरह का है। तो हमारे जो आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि थोड़ा मुंह सूख जाता है भाई। तो हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उसमें कहा था, और ये कब कहा था? सन 1941 के आसपास। उन्होंने कहा कि इस पद्धति को 1-2 वर्ष नहीं, कम से कम 25 से 30 साल। भारतीय जनता दल भी कहता है कि कम से कम 20-25 साल लगेगा लगातार, तब ये जो है भ्रष्टाचार की और भ्रष्ट होने की आदत जो है, लोग बोलते हैं ना कि लोग तो यहाँ तक कहते हैं, अरे साहब भ्रष्टाचार तो भारत के लोगों के खून में समाया हुआ है, उनके रग रग में बसा हुआ, वो जा नहीं सकता। जरूर जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा। तो जब ये अंदाज जो है हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अंदाज था कि 25 से 30 साल, तो 20-25 साल इसमें लगेगा। लेकिन उनका कुछ सोचना और व्यापक था कि 20-25 साल में यदि उनका शासन रहता, और दुर्भाग्य है कि यह देश उनके शासन से वंचित रह गया, और ये देश के दुश्मन, देश के गद्दार जो है ये नेहरू, वो जवाहरलाल नेहरू का कुनबा जो है इस पर हावी हो गया। ये बहुत बड़ा वो था, दुर्भाग्य था। लेकिन यदि उनकी जो सोच थी कि कम से कम वो बोले थे कि 20-25 से 30 साल तक जो है कंप्लीट जो है वो तानाशाही चाहेंगे, तानाशाही वाला सिस्टम या शक्ति वाला, ताकि जितने भी देशवासी हैं वो सिर्फ अपने को भारतीय के रूप में समझेंगे, व्यवहार करेंगे, और इसी की सख्त जरूरत थी। और यही मांग, और ये इसी तरह का दृष्टिकोण, इसी तरह की ख्वाहिश जो है
हमारे शहीद आजम भगत सिंह की थी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो ये जो काले अंग्रेज हैं, जो कि जाति, संप्रदाय, भाषा के आधार पर इस इतने महत्वपूर्ण और खूबसूरत मुल्क को बांटना चाहते हैं, ये अपनी गतिविधि शुरू कर देंगे। तो हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सोच और शहीद आजम भगत की भी सोच जो है लगभग एक ही थी कि इन काले अंग्रेजों को जो है वो भगा देना है, बिल्कुल कबूल नहीं इस देश को। तो उन्हीं काले अंग्रेजों को, ठीक है उनकी ख्वाहिश थी, किन्हीं कारणों से वो नहीं हो पाया, अब ये जिम्मेदारी हमारी आपकी है। बाकी रोजगार, रोटी और सारी चीज़ें जो है हो जाएंगी। पहले इन काले अंग्रेजों को, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी भी है, जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडियाल चौकड़ी काकस, तो गांधी नेहरू परिवार चांडियाल चौकड़ी काकस की ही एक जो उसी से जन्मी हुई टीएमसी है, जो कि अपने को बंगाल की बेटी कहती है, और फिर उसकी आंख लगी है, उसकी दृष्टि गिराई होगी कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनी उसको वोट करें। और उसके ठीक विपरीत ये बीजेपी वाले जो है, वो बीजेपी वाले ध्रुवीकरण करके जो है वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज, इनको वोट करें। तो ये देश को बांटने वाले हैं, ये देश को कभी कबूल नहीं होगा। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी कबूल नहीं है, उनकी आत्मा को कबूल नहीं है, उनकी कुर्बानी को कबूल नहीं है। हमारे शहीद आजम भगत सिंह को भी कबूल नहीं है, और हमारे जितने भी अमर शहीद हैं, जिन्होंने अपने खून और बलिदान से हमको आप सभी को इस देश को आज़ादी लाई, उनकी कुर्बानी शहादत को कदाप कबूल नहीं है। जिस तरह की विभाजनकारी ये षड्यंत्र करके सत्ता हथियाने को ये सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए ये षड्यंत्र जो है रचते हैं। इसीलिए भारतीय जनता दल कहता है, अच्छा, और आज का एपिसोड जो है वो लंबा नहीं होने देंगे। इसीलिए भारतीय जनता दल कहता है कि 2 चरण हो गए, कोई बात नहीं है, बाकी 6 चरण बाकी है। इसलिए इनकी विनाश के लिए, इनको परिदृश्य से हटाने के लिए नोटा की एक व्यवस्था है, और मताधिकार का अमोघ अस्त्र आपके पास है। तो हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जज्बों को सलाम करते हुए, और उस जज्बे को उस जज्बे का एक तकाजा है कि ये सारे यानी भारत विरोधी ताकतों को कम से कम इस चुनाव से ही उनके नस्ल में नाबूद करने का आगाज करिए, नोटा के द्वारा। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे राष्ट्रभक्त और विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे विद्वानों ने भारत का संविधान बनाकर हम सभी को मताधिकार का, राइट टू वोट, फ्रेंचाइज अमोघ अस्त्र दिया है। यह अस्त्र बहुत अमोघ है, और इसी अस्त्र की चोट उनको लगती है। बाकी और कोई ऐसा अस्त्र बचा ही नहीं भारत में जिसकी चोट उनको लगती हो। तो उनको चोट दीजिए और अपनी ताकत का एहसास उनको कराइए, और नस्ल में नाबूद करिए सबको, भारतीय जनता पार्टी को भी, टीएमसी को भी, वाम दल वालों को भी, और जेएनपीसी को भी, कांग्रेस को भी। हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जो मतदातागण हैं, असम विधानसभा के, पश्चिम बंगाल विधानसभा के,
केरल विधानसभा के, पुदुचेरी विधानसभा के, तमिलनाडु विधानसभा के, तभी भारतीयता का माहौल आएगा। वरना तो ये पढ़ाते रहेंगे कि तुम बंगाली हो, तुम तमिल हो, तुम तो केरलाइट हो। इससे इस तरह की अवधारणा ही इस देश के लिए जहर है। तो इन जहर फैलाने वाली ताकतों का नाश करना है, वो नोटा का इस्तेमाल करके और एक अच्छे माहौल के आगाज के लिए। तो इसलिए नोटा नोटा नोटा, इसको मत भूलिए। इसका इस्तेमाल करके हमारे आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन, इन सभी विधानसभाओं के नोटा का इस्तेमाल करके जो है इनको एहसास दिलाएं और अपनी भी ताकत का एहसास इनको करवाएं। एक और अच्छे माहौल की शुरुआत करें, आगाज करें। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।